कलेक्टर ने खनिज के अवैध परिवहन की कार्रवाई की, जिससे रेत और गिट्टी का अवैध परिवहन करते हुए 10 ट्रैक्टर ट्रॉली समेत एक डंपर जब्त हुए, जिसमें जब्तशुदा वाहनों पर खनिज नियमों के तहत होगी कार्रवाई। संजय बिश्नोई की एक खास रिपोर्ट। भाई ट्रैक्टर का जरूरत है, खाने कैसे आएगी? बदायूं से पत्थर हुए धरती के भगवान, मां की आंखों से बहते हुए आंसू, गोद से में बच्ची का शव और आप बीती सुनाता पिता। यह नजारा जिले के राजकीय मेडिकल कॉलेज की है, जहां जो इस वीडियो को देख ले उसका खून खौल उठेगा। धरती के भगवान कैसे पत्थर हो गए, इस पिता की जुबानी सुनिए। संभल से रघुनाथ कुमार की एक आए हुए हैं सर, यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है। सुबह से आए हुए हैं सर, यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है। सुबह से आए 9 बजे से आए हुए हैं यहाँ पे। सुबह से कोई देखने वाला ना है। यहाँ से इधर से उधर भगा रहा है। सर से कहा तो सर कह रहे हैं कि वहाँ वो मैच खेल रहे हैं। 114 नंबर में जाओ, 114 वाले कह रहे हैं, सुबह से कह रहे हैं 30 वाले कह रहे हैं, फिर 114 में जाओ। पूरी वीडियो बनाना, उधर को बोल तो रहे बना लो भैया, बताइए बोली कर रहे हैं भाई। बोलो। सुबह से सर यहाँ पे घूम रहे हैं, इनसे कह रहे हैं सुबह ऑक्सीजन की जरूरत है, बच्ची को ऑक्सीजन की जरूरत है। सुबह से इधर से उधर घुमा पा रहे हैं। क्या वो सर आ रहा है, सर आ रहा है, सर खेल रहे हैं, मैच कहते हैं, मैच खेल रहे हैं। वो आधे घंटे में आ गए, 1 घंटे में 9 बजे से बच्ची खत्म हो गई सर हमारी। बच्ची मेरी खत्म हो गई, इतनी अच्छी। सुबह से आए हैं 9 बजे से, यहाँ कोई सुनने वाला ना है। पूरे हॉस्पिटल में सुबह से इधर से उधर भगाए पड़े हैं। सब कह रहे हैं कि लड़की को भर्ती कर लो, भर्ती कर लो। भर्ती करने को कोई राजी ना है पूरे हॉस्पिटल में। तो प्राइवेट से यहाँ के लिए भेजिए। प्राइवेट में तो यहाँ पे वो कह रहे हैं मैच खेल रहे हैं, मैच खेल रहे हैं। इधर से उधर भगाए पड़े। थलिया नंगला से आया है सर। और सर यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनने वाला है। कह रहे हैं सुबह से कह रहे हैं भर्ती कर लो सर, मैच खेल रहे हैं वहाँ पे। कह रहे हैं मैच खेल रहे हैं सर, आ रहे हैं 10 मिनट में आ रहे हैं, 15 मिनट में आ रहे हैं। अभी तक कोई आने वाला है। बच्ची खत्म हो गई सर हमारी भी। सुबह से ऑक्सीजन की कमी, यहाँ पे भर्ती ना कर रहे हैं, कोई भर्ती करने को राजी ना आया सर। थलिया नंगला से आया है सर। जाते हैं वहाँ प्राणी तो कोई सुनवाई नहीं होती है। सुबह से कह रहे हैं सर, सुबह से कोई सुनने को राजी ना है। मध्य प्रदेश के सीहोर में सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ कांग्रेस के प्रत्याशी राजकुमार पटेल ने भरा नामांकन। राजकुमार पटेल ने नामांकन के पहले ही की सभा कार्यकर्ता को किया साथ ही साथ संबोधित। सीहोर से चंद्र सिंह बागवान की एक खास रिपोर्ट। आप देखिए चुनाव में राजकुमार पटेल साहब का नामांकन भरने चलेंगे। आप सब यहाँ पधारे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हुआ है और हर गांव में मेरे कम से कम 2-2 घर हैं। तो मैं हाईकमान को धन्यवाद देना चाहता हूं, हमारे अध्यक्ष जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास जताया और केवल एक
भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि समय बहुत कम है, लेकिन बुद्धनी विधानसभा का एक गांव, एक घर ये राजकुमार पटेल कांग्रेस को जिताने के लिए छोड़ने वाला नहीं। 2004 का बाई इलेक्शन और 2024 का बाई इलेक्शन में कितना अंतर देख रहे हैं सर आप? देखिए, उपचुनाव की बात मत करिए, उपचुनाव की बात करेंगे तो फिर लंबा इतिहास निकल आएगा। पटवाजी की सरकार थी 1992 में, तब भी मैं लड़ा था। पटवाजी की सरकार ने मुझे टेबल पर हराया था 300 वोटों से। शिवराज जी से 2006 में लड़ा तो चुनाव को 15 दिन बढ़ा दिया, नहीं तो वो अंतर भी 5000 से ज़्यादा का नहीं होने देते, भले वो मुख्यमंत्री बन के लड़ रहे थे। लेकिन समय का चक्र है, तब वो मुख्यमंत्री थे, अब जब वो सत्ता लेकर आए तो वो मुख्यमंत्री। कितनी जीत का अंतर रहेगा? आपकी जीत का अंतर कितना रहेगा लगभग? देखो, मेरे लिए जीत मायने रखती है, जीत होना चाहिए। ठीक है। याद रखो इस बात कि सब परिवार के लोग अपने आगे और कोई पदाधिकारी अगर कोई छोटी मोटी याद भी है तो आपको उस पर कोई किसी प्रकार की बात नहीं करना है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप सबसे, चूंकि समय हो गया है, मैं भी एक गाँव के हम सब दौरे बना रहे हैं, हर गाँव में आने की कोशिश करेंगे। राजकुमार पटेल साहब हर गाँव में नहीं जा सकते, बहुत गाँव है, जाएंगे जरूर, सबसे ज्यादा में जाएंगे, सब गाँव में पहुंचने की कोशिश करेंगे। पर हम सबको, जितने बाहर से प्रभारी बने हैं, जितने लोकल प्रभारी बने हैं, सबको अपनी जिम्मेवारी निभाना है। कोई भी मेरा साथी गड़बड़ नहीं करे। एक बार फिर से संकल्प लेंगे, इस बार बुधनी हर हालत में कांग्रेस जीतेगी और बीजेपी को लगाम लगाओगी। दोनों हाथ ऊंचे करो। आप भी मंच वाले भी जरा, भारत माता की धन्यवाद। ये सच है कि पूरे प्रदेश में अराजकता है और बीजेपी को इतना मत का मत हो गया है कि किसी से अब जंग नहीं हुई। बहुत अच्छी बात कही आदरणीय विवेक तनखा जी ने कि अगर आप नहीं जीतोगे, हम नहीं जीतेंगे। ये कांग्रेस की धरती है बुधनी। ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जीतते थे, मुख्यमंत्री जीता था, कांग्रेस नहीं हारती थी। जैसे कांग्रेस की धरती थी 93 में, वैसे ही फिर अब 2023 में कांग्रेस की धरती होगी, पर प्रयास आपको करने होंगे। मैं इतना आग्रह करता हूं कि जहां भी प्रचार करने जाओ तो ये गेहूं है, धान और ये धान है, ये 2 पोटली लेके जाना और पूरे प्रदेश के किसानों को हरा। अगर बुधनी के किसान परिवार करना चाहते हैं तो बुधनी हराओ, इनके देव को भी 3000 और 3100 का धान करना पड़ेगा, याद रख लेना। शिवराज जी के हर हालत में कृषि मंत्री है। अगर पूरे प्रदेश को बुधनी के लोग 3000 का दाम दिलाना चाहते हैं, धान का 3100 का दाम दिलाना चाहते हैं, तो बुधनी को, कांग्रेस को जिताओ, बीजेपी को हराओ, तब ये डरेंगे, अन्यथा नहीं डरेंगे। इनका अहंकार सब चढ़ के बोल रहा है। 50 करोड़ में चुनाव लड़ेंगे, कितने में लड़ेंगे? आप एक वोट 5-5 हजार में खरीदेंगे, कितने में खरीदेंगे? अरे पंडित जी बोलो ना, शर्मा जी कितने में खरीदेंगे? मैं ये नहीं कहता लोकतंत्र को खरीदा बेचा नहीं जाता। अभी विश्व का किस्सा सुनाया विवेक तनखा जी, पर अनुरोध है वो उनका काम करेंगे ही करेंगे, पर जनता को एहसास कराओ कि बीजेपी को लगाम लगाओ और ये बुधनी से नहीं, तभी हम पास हैं। मैं आप सबसे बहुत थोड़े में आग्रह करता हूँ, अभी फिर से दौरे चालू करेंगे। मैं टिफिन पार्टियों में सब परिवार के कार्यकर्ताओं को बहुत मिला हूँ, बातें की है, बहुत बातें सुनी है। कोई एक व्यक्ति ऐसा जो चुनाव में उसकी सोच खराब हो, आपको मिला गया? सबके मन में कांग्रेस है, सब चाहते हैं कि हम लड़े, सब चाहते हैं हमारा सम्मान हो, तो अभी नहीं देगा, अभी नहीं देगा, हाथ ऊंचा करो, अभी नहीं देगा। जो पीछे हो के परिवार के लोगों ने उत्साह बताया और जिस तरीके का कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल है, वो इस बात का एहसास कराता है कि ये सीट, ये धरती, बुधनी की धरती कांग्रेस की थी और मुख्यमंत्री को लोगों ने वोट दिया था, ये फिर कांग्रेस की होगी, ये एहसास आज हो गया। जहाँ तक प्रश्न है, बुधनी की जनता को अवसर मिला इस बात का कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के 10 महीने की जो सरकार थी, वोट मिले थे शिवराज जी के नाम पर। अब वो मुख्यमंत्री तो है नहीं, तो जो वादे किए एक पूरा नहीं हो, तो लगाम लगाने का अवसर मिला है।
प्रदेश की सरकार को सूद सावल में लाने का अवसर मिला है, बुधनी को सौभाग्य मिला है। तो मैं बुधनी की जनता से फिर आग्रह करना चाहता हूँ कि आपके गेहूं का दाम 3000 कराना है तो बीजेपी को लगाम लगाना है और बुधनी से कांग्रेस को जिताना है। अगर आपके धान के दाम 3100 कराना है तो बुधनी को अवसर मिला इस बात का कि बीजेपी पे लगाम लगाओ और कांग्रेस को जिताओ। अगर बहनों की आबरू बचानी है, करप्शन को कम करना है, बीजेपी के भ्रष्टाचार को हटाना है, ड्रग्स से, नशे से आपके बच्चे को बचाना है तो बीजेपी को लगाम लगाना है। तो बुधनी की जनता इसका अवसर उनको प्रदान हुआ। राजकुमार पटेल जी हमारे जो प्रत्याशी सर्वसम्मति के प्रत्याशी हैं और एकजुटता से सब कार्यकर्ताओं ने इनके नाम पर थोड़े नीचे करो, चेहरा नहीं दिख रहा। मैं मानता हूँ उसी का एहसास आज किसी को सभा में भी था, आज की रैली में भी था। पूरा स्वाभाविक रूप से प्रत्याशियों में भी थोड़ा तुलना हो रही है। तो एक तरफ है सांसद जी जिन्होंने एक काम नहीं किया, केवल सफ़ेद कोठी बनाने के अलावा, व्हाइट हाउस बनाने के अलावा, और एक तरफ है एक व्यक्ति जिसने कई प्रकार के आरोप प्रत्यारोप झेल के भी कांग्रेस के विचार को नहीं छोड़ा। मतलब अपने आप में ये एहसास कि किस व्यक्ति की पारिवारिक पृष्ठभूमि सेवा की है और किसकी एक क्लर्क से लेकर कोठी तक की है, ये भी जनता बुधनी देख रही है, बुधनी की जनता देख रही है। तो मैं फिर से, ये कांग्रेस की सीट थी और फिर कांग्रेस की सीट होगी। भाजपा की अंतर करने पे फायदा मिलेगा क्या आपको? बीजेपी का वो अंदरूनी मामला है, बाकी बातें मैं भाषण में बोल चुका हूँ। मजबूरी है शिवराज जी की कि भार्गव जी को ही लड़ाना पड़ेगा, कई राज है उनके पास। इसी क्या मजबूरी है भाई साहब? राज वो उनको पता है। पार्टी ने अवसर दिया है, मेरा भावनात्मक लगाव है। 1985 से मैंने यहाँ के धूल खाई है यहाँ से, तो निश्चित रूप से मेरे लिए तो बहुत ही भाव विभोर कर हक और अधिकार को दिलाने का चुनाव है। ईमानदारी से बताओ कि बुधनी क्षेत्र में गोपाल भार्गव जी, रमाकांत भार्गव जी, एक काम उनका, कोई एक काम आप बता सकते हो? नहीं बता सकते। कोई बता सकते हो? अरे नीचे से पत्रकार बंधु आप बता सकते हो? सही है कि गलत? पर मैं तो नहीं गया, पर लोग बताते हैं कि अंदर बाहर से जैसा वो वैभव है उससे कई गुना ज्यादा अंदर से वैभव है। मैंने कहा कोई बुरी बात नहीं है, सब अपने मकान बताते हैं, सबकी अपना वैभव है, ईश्वर जिसको देता है वो करता है। पर मुझे पता चला बैंक के मैनेजर थे, वो बैंक के मैनेजर थे और एक बार सस्पेंड भी हो गए थे वो। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ, फिर पत्रकार बंधुओं से कहना चाहता हूँ वो मेरे को करेक्ट करें। क्लर्क और फिर एक बार उनको सस्पेंड होना पड़ा। क्या प्यार है शिवराज जी को उनसे? आखिर इतनी गहराई को राजेंद्र मिया ने जितने सीट छोड़ी वो दरकिनार, भार्गव जी जिन्होंने सस्पेंड हुए, एक काम नहीं किया, अपने बेटे को टिकट दी थी, पर भार्गव जी को दिया। ये क्या लफड़ा, क्या राज है? आखिर राज क्या है, अंदर की बात क्या है? अगर भार्गव जी को टिकट नहीं देती तो कई राज शायद जैसे बाहर भी आ सकते थे। सही है कि गलत? मजबूरी की टिकट है भार्गव जी की। और चूंकि 76 ईयर के हैं, 76 कितने, 71 के, तो मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि बीजेपी को लगाम लगाने का चुनाव है। लाडली बहना के 3000 रुपए पूरे प्रदेश में बीजेपी तब देगी जब बुधनी हारेगी, याद रखिए। तो बुधनी वासियों, आप पूरे प्रदेश का भला करना चाहते हो क्या? तो फिर बीजेपी को लगाम लगा। पूरी बुधनी में ये बात जानी चाहिए कि लाडली बहना को 3000 लेना है तो बीजेपी को लगाम लगाना है। फिर अगर हमारी बेटियों का सम्मान और इज्जत बचानी है तो बीजेपी को लगाम लगानी है। 2700 रुपए के गेहूं के दाम करवाने हैं तो बीजेपी को लगाम लगानी है। 3100 के धान के दाम कराने हैं तो बीजेपी को लगाम लगानी है। जरा बोल के बताओ, डरेंगे?
अरे सोयाबीन के 6,000 का दाम कराना है तो बीजेपी को लगाम, खाद की कमी को खत्म करना है तो बीजेपी को लगाम, प्रदेश को नशा से खात्मा दिलाना है तो बीजेपी को लगाम, पंजे का बटन दबाना है और बीजेपी को लगाम, आदिवासी और दलित का अत्याचार समाप्त करना है तो बीजेपी को लगाम, अपने बच्चों को नौकरी दिलाना है तो बीजेपी का लगाम। ये बात इसलिए है, कई तो हमने बहुत जोश में पर पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह राजपूत की बुलाई गई बैठक में भाजपा कार्यकर्ता ने जमकर किया हंगामा। पार्टी से टिकट न मिलने पर हजारों कार्यकर्ताओं के हाथ की बैठक। पूर्व सांसद रमाकांत भार्गव की बुधनी विधानसभा से टिकट बदलने की मांग। सीहोर से चंद्र सिंह बागवान की एक खास संघर्ष करो। आपको भेजा है, आपको बात नहीं है सर। आप पर्यवेक्षक थे भार्गव का नाम इधर आप आए पर्यवेक्षक तो होंगे, उसकी तो आने के आप आए, मतलब आप रज्जू भाई कहने पे आए या पार्टी कहने पे आए? आप पार्टी पे कहने पे आए, रज्जू भाई कहने पे आए? और यह क्या ये बात ऊपर तक जाएगी? क्षेत्र में असंतोष को लेके यहाँ क्षेत्र में हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में, और सांसद रहने का भी मुझे क्षेत्र से सौभाग्य रहा। सड़कों से लेकर पेयजल और अच्छे विकास के काम हमने किए हैं, और क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से मिलने में आया हूँ और उनकी बात समझने भी मैं आया। पार्टी कार्यकर्ता हमारे सब साथ है, सबने भारतीय सुनने में आया कि बहुत से कार्यकर्ताओं को रोक दिया गया, रास्ते में रोक दिया गया, बहुत से कार्यकर्ताओं को रोक दिया गया। जो सर्वे होता है टिकट को लेके, क्या वो सही था? अब हमारा सर्वे सही होता तो इस तरह का संतोष पैदा नहीं होता ना। आपका सर्वे गलत था या मानते हैं? हमारा कुछ नहीं, हमारे रज्जू भैया एक पार्टी सर्वे कराती ना टिकट देने से पहले। आप पार्टी में पार्टी तुम जरा बात करो, तो जाओ। जीत की गई थी पार्टी की, क्या रहा निर्णय? और जिस प्रकार से रामपाल जी आए थे, जनता में आक्रोश भी देखा जा रहा है, क्या कहेंगे आप? मैं जनता से जुड़ा हुआ हूँ, किंतु कहीं ना कहीं मेरी पार्टी मेरी जान है, और मेरे पिताजी ने पार्टी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। मैं कोशिश करूंगा कि पार्टी कहीं कलंकित ना हो, और मेरे पिताजी का त्याग कलंकित ना हो। तो जिस प्रकार से आज मीटिंग आयोजित की गई थी, लोग आए, ये कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करने की थी। मानो कितने हाथ जोड़े, उसके बाद भी ये तो कहीं कोई जन नजर नहीं आया, संतुष्ट नजर नहीं आया। जिस प्रकार रामपाल जी आए, उनकी भी कोई बात सुनी नहीं, थोड़ा नीचे जाएगी और ऊपर जाकर के हमारे पक्ष में कुछ न कुछ बात सामने आएगी। इसलिए मैं हाथ जोड़ता हूँ कि अब ज़्यादा कुछ ना बोलें, अपने अपने लग जाएं और ऐसे काम ना करें जो अपन अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारें। हम अगर टिकट नहीं बदली जाती है और आपको टिकट नहीं दी जाती है, तो फिर इस स्थिति में आप क्या करेंगे? आज आपने इतनी बड़ी मीटिंग ली और पूरे बुधनी विधानसभा कार्यकर्ता आपके साथ हैं। पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूँ। मेरे पिताजी ने पार्टी के लिए प्राण दे दिए, और अब मेरी भी उम्र 70 हो गई, ठीक है ना, 70 हो गई। अब 70 के बाद मैं अपने आप को कलंकित होकर के जैसे सरताज जी का ऐसा नहीं जाना चाहता। मैं उनके बहुत स्वर्गवास चलेगा, मैंने उनका नाम इसलिए लेना पड़ा कि वो उन्होंने अंतिम क्षणों में अपनी इस तरीके का करा। मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरे को यदि पार्टी चेंज करके कहेगी कि तुम लड़ जाओ तो मैं लड़ जाऊंगा, और यदि पार्टी चेंज नहीं करेगी तो मैं जैसा मेरी पार्टी मुझे आदेश करेगी मैं उसका पालन करूँगा। जैसे कि भाई साहब आज जो कार्यकर्ता आए, उन सभी की एक ही मांग है कि रज्जू भैया, अगर चेंज नहीं होता है तो रज्जू भैया की मांग कर रहे, तो फिर आप कार्यकर्ताओं को ख्याल करेंगे या पार्टी का? नहीं, कार्यकर्ता को ख्याल करो, जब तो कार्यकर्ता इसलिए मेरे लिए तरफ। लेकिन कार्यकर्ता तो आपको ही चाह रहा है, और टिकट चेंज नहीं होता तो क्या करेंगे? नहीं, निर्दलीय नहीं, मैं कार्यकर्ता का जीवन भर
समर्थन दूंगा। और जिसको भी मैं यदि मान लो सब जैसी मान लो पार्टी के उसका आदमी का मैं काम करूंगा, उनसे वायदा करा लूंगा कि मेरे कार्यकर्ताओं को आँच नहीं आना चाहिए, उसको तकलीफ नहीं होना चाहिए। लेकिन भाई साहब सवाल ये उठता है, पिछले 5 साल सांसद रहने के बाद भी वो जनता के बीच मुंह दिखाने नहीं आए। इस बात की क्या गारंटी कि विधायक बनने के बाद तो जनता के बीच रहेंगे? अब ये तो पार्टी के ऊपर संगठन से बात की जाएगी कि भाई पार्टी के संगठन इस बात के लिए तय करे कि जिस आदमी ने 5-6 साल जो कुछ करा है उसका ही आक्रोश। यहाँ के लोगों ने तो आपको नसरुल्लाह जाने पे बैन लगा दिया था, आप रेंटी तक की बात करते थे, यहाँ बात करते थे, यहाँ तो इन लोगों के हाथ में फिर ऐसा हो गया तो आपके कार्यकर्ताओं का कार्य कैसे होगा? अरे ऐसा कुछ नहीं है। देखिए हम उस टाइम संघर्ष करके हमने काम किए कार्यकर्ताओं के, जिस टाइम हमारी पार्टी नहीं थी और हमारी सत्ता नहीं थी। तो आज तो हम पार्टी और सत्ता में हम खड़े होकर के अपना सब कुछ यदि इच्छा शक्ति प्रबल है काम करने की, लेकिन पावर में तो वो लोग है ना। देखिए जब आदमी अपने पावर में आता है तो उसका फिर कोई ठिकाना नहीं रहता। अभी का पावर देख के आप क्या डिसीजन लेंगे? यदि कार्यकर्ताओं का निर्णय ये होता है कि राजेंद्र सिंह राजपूत ही प्रत्याशी होना चाहिए और टिकट परिवर्तन होना चाहिए, और यदि टिकट परिवर्तन नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में कार्यकर्ताओं का मान सम्मान रखने के लिए आपका क्या निर्णय है? मैं कार्यकर्ता के मान सम्मान में ठेस नहीं आने दूंगा, हर संभव प्रयास करूँगा। मतलब अगर कभी टिकट अगर तो नींव बदलती है नहीं, तो आप ये आपका प्रश्न मेरे लिए नहीं है। मैं बार बार इस बात को कह दिया कि मैं उस व्यक्ति का बेटा हूँ, मैं उस व्यक्ति का बेटा हूं जिसने अपनी पार्टी के लिए अपनी जान दे दी। यदि भाई साहब अगर पार्टी की टिकट नहीं बदलती है तो क्या आप पार्टी के पक्ष में प्रचार करेंगे? अगर आप प्रचार करेंगे तो क्या यहाँ के आपके जो कार्यकर्ता हैं साथ देंगे आपका? देखिए मेरी जवाबदारी है उसकी रक्षा करना पार्टी की। अब जो होगा वो देखा जाएगा। ठीक है। पूरा समय लगा दिया। एक दिन वो था कि राजा से निकल के जा रहा था, नीरज है क्या राजा वाले नीरज बैठे नीरज जी, राजा की लाइफ की क्या हालत रहती। एक दिन ट्रांसफार्मर रखा, दूसरे दिन जल जाता था। एक दिन ट्रांसफार्मर रखा, दूसरे दिन जल जाता था। विधायक निधि 20 लाख थी। मैंने एमपी यूनिवर्सिटी वालों से बोला कि नहीं हमारे पास पैसा नहीं है। तो मैंने कहा भैया क्या करना पड़ेगा कि आप 2 लाख रुपए दे दो। ये कंडीशन थी, और किंतु हमारे मुखिया शिवराज सिंह जी ने हमारे को सब तरीके से संपन्न कर दिया। और तो और बताना चाहूंगा कि जब मैं विधायक का चुनाव लड़ा था, पहले जो आज चुनाव के प्रत्याशी हैं वही प्रत्याशी उस टाइम नेता थे और हमारे शिक्षा मंत्री थे। गांव हमारे पूरे भैरवदा में 75 ट्रांसफार्मर जले हुए थे। कितने जले हुए थे? 75 ट्रांसफार्मर जले हुए थे। और जब 75 ट्रांसफार्मर वाले मेरे पास पहुंचे, बाई राम खत्म हो गई थी जोगेश्वरी माता जी, और जोगेश्वरी माता जी खत्म हो गई तो मैं वहाँ स्थान पर बैठा था। जब वो 75 गांव के लोग पहुंचे तो मुझे बहुत पीड़ा हुई, और पीड़ा इतनी हुई कि मुझे चिरायू में भर्ती होना पड़ा। चिरायू में भर्ती होना पड़ा। और चिरायू में भर्ती होकर के जब मेरे पास उमा भारती मुझे देखने गई तो उन्होंने मुझसे पूछा कि राजेंद्र भैया क्या हो गया? मैंने कहा कुछ नहीं हुआ, मेरा किसान मर जाएगा, मेरे किसान का ध्यान रखें और 75 ट्रांसफार्मर इनके बदलाए जाए। उमा भारती ने कहा कि अधिकारियों को बुलाया, वहीं पे अधिकारियों को बुलाया कि अधिकारियों को बुलाओ, यहीं पे अधिकारी आए और राजेंद्र भैया के पूरे 75 ट्रांसफार्मर बदलाना चाहिए। और एक ट्रांसफार्मर इसके सीने में भी लगा दो जो इसकी धड़कनें चलने लगी। और वो धड़कन चलाने वाले आप लोग थे, वो धड़कन चलाने वाले सब आप लोग थे जिन्होंने इस धड़कन को चलाया था। क्योंकि आप 2003 में इस छोटे से कार्यकर्ता को इस मुकाम पर नहीं पहुंचाते तो ये आज हम अच्छे दिन नहीं देख पाए। आज अच्छे दिन देखे तो जो 2003 में आपने निर्णय किया था उनकी बदौलत देखे। और शिवराज जी ने मुझसे यह बात भी कही थी। एक बात और बताना चाहता हूँ, जब हम अधिवेशन से लौट रहे थे तो शिवराज जी ने मैं उनके प्लेन में उन्हीं के साथ आ रहा था सीढ़ी से। एक मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। सीढ़ी से मैं उनके साथ आ रहा था और मैंने जब उनसे कहा कि भाई साहब मुझे बता दीजिए कि इस्तीफा कब देना है, उनके शब्द में आपको सुनाना चाहता हूँ, इसलिए वो हमारे श्रद्धा के केंद्र है। शिवराज जी हमारे श्रद्धा के केंद्र है। किस कारण? मैंने कहा भाई साहब मुझे बता दीजिए, मेरे क्षेत्र का कल्याण हो जाएगा, आप मुख्यमंत्री बन के आ गए, मुझे इस्तीफा देना है। तो शिवराज जी ने कहा था राजेंद्र तू इस्तीफा मत देना, वो मुश्किल से तो तू विधायक बना है और तू इस्तीफा दे देगा तो पता नहीं कब क्या होगा, इसलिए तू इस्तीफा मत देना।
मैं तेरे से बार बार कह रहा हूँ कि तुम मुझे कल्याण दिख रहा था शिवराज जी के उसमें मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ये कल्याण दिख रहा था कि मेरे क्षेत्र का कल्याण में विधायक रहते तो नहीं कर पाऊंगा, यदि मेरे क्षेत्र से मुख्यमंत्री चुन करके आएगा तो निश्चित मान कर चलिए कि कल्याण हो जाएगा। और वो कल्याण की आप देख रहे बाहर बह रही है, जहाँ किसी गांव में चले जाओ, किसी क्षेत्र में चले जाओ, 7 रोड जुड़े हुए हैं, 7 रोडों से जुड़ा हुआ है, नर्मदा का जल का पानी है, ट्रांसफार्मरों की कमी नहीं है, पावर हाउसों की कमी नहीं है। ये सब चीज कैसे हो पाई है? तो हमारे शिवराज जी के कारण हो पाई है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हम संस्कारवान शिवराज जी के नेतृत्व में काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, हम ऐसा काम कोई न करें जिससे हमारे शिवराज जी को भी नीचा देखना पड़े और तुम्हारे राजेंद्र जी को भी नीचा देखना पड़े। मैं अब ससम्मान माननीय रामपाल जी भाई साहब से निवेदन करूंगा कि कार्यकर्ता को संतुष्ट करने की बात करें और यहाँ आकर के कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करें। भारतीय जनता पार्टी पहले जैसी मुझे आवाज भारतीय आज उपस्थित सभी आपके दर्शन का सौभाग्य मिला। हमारे वरिष्ठ नेता सम्मानित राजेंद्र सिंह जी और यहाँ विराजमान हमारे वरिष्ठ नेता जो आपकी ताकत रखते हैं, आदरणीय घाटी जी, हमारे सभी हमारे मंचासीन सभी जितेंद्र जी, गौर साहब हैं, बरियाल जी हैं, पूर्व जिलाध्यक्ष राजेश जी हैं, जाट साहब है, यादव जी है, राहुल जी है, महेश्वरी जी हैं और सभी के नाम लिखे, लेकिन मैंने दयानंद जी, वीरेंद्र जी, हमारे जनपद अध्यक्ष सदस्य चंद्रकांत जी, जिला पंचायत सदस्य बैठे हुए हैं श्रीपाल से, और सभी को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। आपको मिलने का वर्षों से मेरा भी कोई नाता पुराना है नसरुल्लाहगंज, क्योंकि ये बैठे हुए हैं। मैं विधायक उदयपुरा से बनता था, लेकिन यहाँ राजकुमार पटेल थे मंत्री, यहाँ बिजली नहीं आती थी, उसके लिए आंदोलन करते हम आते थे। यहाँ का पानी भोपाल जाना जा रहा है तो उसका विरोध हमने किया। यहाँ एक सड़क नहीं थी नसरुल्लाहगंज में, नए बच्चों को पता नहीं होगा, युवा मोर्चा की टीम होगी, बाउल के बाद वाली को तो पता ही नहीं होगा। बड़ा कष्ट हमारे बुजुर्गों ने कांग्रेस का अत्याचार सहा, सड़क बिजली पानी नसरुल्लाहगंज को बेरुंदा करने वाले सबका योगदान है। हमारे युवा नेता भाई राजेंद्र सिंह जी को हम सच बधाई देते हैं, नहीं तो उस लड़ाई का संघर्ष किया और ये विधायक बने, नहीं तो एक बड़ा कांग्रेस का आतंक था, उसको मिटाने का काम इनने किया है, वो है राजेंद्र सिंह। जब क्षेत्र के विकास की बात आई तो इस्तीफा भी भाई राजेंद्र सिंह जी आपकी बात ताकत से रखते हैं, पार्टी जी भी कार्यकर्ताओं की भावना रखते हैं, ये सब बैठे हुए लोग इन्हें आपकी बात कागज से ऊपर तक पहुंचाने का काम करते हैं। इन्हें पद का नहीं, इन्हें क्षेत्र के विकास की चिंता नहीं। उसका आज परिणाम है कि इसकी अपने क्षेत्र की विकास की चर्चा पूरे मध्य प्रदेश में चलती है। विधानसभा में के सबसे ज्यादा सड़कें, सबसे ज्यादा विकास अगर हुआ है तो भैरवंदा में हुआ, सिवनी में हुआ, ये सब काम हो रहा। अब इसमें संघर्ष में पुराने लोगों ने नई पीढ़ी में अंतर है, पुराने लोगों ने कष्ट को देखा है, वो उनका चश्मा दूसरा है, नए लोगों का चश्मा थोड़ा दूसरा, हरा हरा दिख रहा है, सड़क दिख रही है, चिमनी लालटेन इन्हें देखा नहीं, धुंधा देखा नहीं, धुआं देखा नहीं, लेकिन बहुत आगे अपना क्षेत्र बढ़ा है, उसको बढ़ाने में आप सबका आशीर्वाद सहयोग रहा है जनता का। जनता ने एक ऐसा नेता दिया मध्य प्रदेश के अंदर, पाँव वाले भैया क्यों रोड से नहीं पैदल आना पड़ता था, संघर्ष किया, गरीबों पे अत्याचार होता था, ऐसा नेता के रूप में माननीय शिवराज जी चौहान साहब को आपने मध्य प्रदेश को दिया और मध्य प्रदेश का कल्याण किया, विकास बढ़ाया माननीय शिवराज जी चौहान साहब ने। बीमार राज, बिजली नहीं आती थी, चिमनी डालते जनरेटर, उजाला लाने वाले, प्रदेश का विकास करने वाले, लाडली बहना, गरीबों के मकान, ऐसी भारतीय जनता पार्टी सरकार में माननीय शिवराज जी चौहान साहब को आपने दिया है और इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आज देश में माननीय मोदी जी के साथ वो आज सम्मान बढ़ा रहे हैं, हमारे पूरी नीतियां बना रहे हैं, फर्ज मकान जितने रहेगा बनाइए, लाडली बहना, लक्ष्मीवती बहना, गरीबों के कल्याण के लिए, किसानों के लिए MSP बढ़ा दिया। ये सब काम दिल्ली में बैठ के वो कर रहे हैं।
तो हमारे लिए जो हमारा मार्गदर्शन हमारे क्षेत्र का चहुमुखी विकास हुआ है उसमें आप सबका आशीर्वाद सहयोग रहा और अपने लाल नेता भाई राजेंद्र सिंह जी का भी पूरा सहयोग रहा। आपकी बात तो हम लोग पूरी हमको बताया गया, हमको जानकारी मिली तो अभी कार्तिकेय जी भी थे पार्टी की तरफ से। कार्तिकेय जी का नाम था, इनका नाम था, गुरुजी और चार बहुत नाम भी कहते पैनल में, लेकिन क्योंकि हमने कार्तिकेय जी का नाम हम लोगों ने सबने दे दिया था मिलकर। इनने भी कहा था कि भाई कार्तिकेय जी लड़ेंगे तो हम फिर चुनाव कोई नहीं लड़ेगा, तो वो नाम भेज दिया तो लग रहा था भैया कार्तिकेय युवा नेता को मिल जाएगा हम लोग और काम करेंगे। लेकिन दिल्ली में जब पैनल गई तो यहाँ भी माननीय शिवराज जी चौहान साहब चूंकि उस मीटिंग में भैया का नाम था वो यहाँ भी नहीं आए, दिल्ली की मीटिंग में भी बोल कर रही है मजबूरी हो गई, परिवार का नाम था और इसलिए पार्टी ने जो निर्णय कर दिया इस बात को हमने रखा दिल्ली भी भोपाल में विषय पूजा आपकी भावनाओं को सुनने में आया। आपकी भावना अलग रूम में बैठ के भी और सुनूंगा, जो ज्यादा कुछ कहना है डायरी में लिखूंगा। आपकी भावना आदर पूर्वक सम्मान पूर्वक आपकी भावनाओं का सम्मान किया जाएगा और उसे स्थान पर पहुंचाया जाएगा। लेकिन परिस्थिति युद्ध की है, सामने वाले तो देख रहे हैं इनमें कहीं फूट फाट ना हो। एक ही नेता है बस, एक ही है, विधायक भी उसी को बनना है, सांसद भी उसी को बनना है। अभी आप बैठ के लिखेंगे, ये रूम कर दो। परमात्मा आज साल के आपकी बात पहुंचाई जाएगी, लेकिन एक